हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो जैसे हम कल पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, होलो स्फीयर के लिए आज हम पढ़ते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो वो किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो लेट अस कंसीडर ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r from the center of O. नाउ ये जो आपका सॉलिड स्फीयर हमने कंसीडर किया है, इसके अंदर हम एक गॉसियन सरफेस है जो वो स्फीयर है जो वो कंसीडर करते हैं, गॉसियन सरफेस जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो हर एक पॉइंट पे क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर आती है हर एक पॉइंट के ऊपर। तो लेट अस कंसीडर कि एक आपका सॉलिड स्फीयर है जो इसमें गॉसियन सरफेस है जो हम इसमें कंसीडर कर लेते हैं एस, जिसकी रेडियस क्या है, आर है, जिसकी रेडियस है आर है। तो आपने यहां पर क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या लगेगी, रेडियली आउटवर्ड लगेगी। ठीक है, यानी कि ई आर का। अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहां पर आपका एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है डी एस, जिसपे नॉर्मल वेक्टर है जो वो आपका इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। ठीक है, अलोंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कंसीडर करो कि यहां पर आपका एक पी पॉइंट है, तो इस पी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो यहां पर क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इस पी पॉइंट। तो ये जो आपका स्फीयर है ये कैसा है, सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, तो ये आपका स्फीयर है जो ये क्या है, सॉलिड। तो इस सॉलिड स्फीयर के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो वो कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग गाउसियन थ्योरम। ठीक है, तो इसके साथ आपने क्या किया, यहाँ पर जो हमने चीज कंसीडर की है कि वो एक सॉलिड स्फीयर है, गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट क्या है, वो आपकी इक्वल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक सॉलिड स्फीयर है, तो इसका मतलब इसमें मटेरियल है, तो इस मटेरियल की आपने क्या माननी है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी माननी है। तो वो क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन, जैसे कि हम पीछे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, किसके लिए भी, जो आपका मटेरियल है जिससे सॉलिड स्फीयर आपका बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम निकालें, ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो E इज इक्वल टू, तो फाई E इज इक्वल टू क्या था, फाई E इज इक्वल टू क्या आया था आपका, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, E डॉट ds। ठीक है, तो यहां पर ये किसके बराबर आना चाहिए, क्या हुआ में एप्सिलॉन नॉट आता था, तो यहाँ क्या हो गया, क्या हुआ एप्सिलॉन। हम मान लेते हैं कि सरफेस के ऊपर आपका जो चार्ज है वो कौन सा है, वो कितना है, क्या हुआ है, तो क्या हुआ में एप्सिलॉन। ठीक है, तो बाई E इज इक्वल टू ये आ गया, तो E आपने बाहर ले लिया, यहाँ पर अंदर क्या रहेगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds इज इक्वल टू क्या हुआ, एप्सिलॉन। ds क्या हो जाएगा जी, यहाँ स्फीयर का एरिया है, जो स्फीयर का एरिया किसके बराबर होता है, वो स्फीयर का एरिया है जो वो आपने यहाँ निकालना है। तो इसके लिए E की वैल्यू जो हमारी आती है, वैसे हम E की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर चुके हैं इस तरह से। ठीक है, तो वो क्या आएगी, E इज इक्वल टू क्या हुआ में 4 पाई एप्सिलॉन इंटू में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन इंटू में आर स्क्वायर। यहाँ पर आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ एप्सिलॉन नोट नहीं लेना, क्या लेना है जी, एप्सिलॉन लेना है। ठीक है, E इज इक्वल टू क्या लेना है, यहाँ E के अंदर आपने एप्सिलॉन नोट नहीं लेना है, बल्कि क्या लेना है, एप्सिलॉन लेना है। तो ये चीज हमने यहाँ ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो E निकाल रहे हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर जो आपका स्फीयर लिया है ये सॉलिड स्फीयर है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहाँ पर कंसीडर करें। जैसे हमने होलो स्फीयर के लिए सरफेस लिया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी ली थी, तो यहाँ हम क्या लेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाई रो। ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई रो। तो यहां ये क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम यहां पर कंसीडर करते हैं। अब देखिए, इसके लिए आपने देखा है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, रो इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि क्यू बाई में वी। ठीक है, तो यहां से वॉल्यूम की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। वॉल्यूम किसके बराबर आएगा, क्योंकि आपका स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें
आपने यहाँ क्या निकाली, डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाई में सॉरी आपका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो, वही यानी कि चार्ज बाई वॉल्यूम होगा, ठीक है। यहाँ से क्या की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में रो हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू आप यहां पर रख दीजिए, ई की वैल्यू हमारे पास है, डीएस की वैल्यू आप यहाँ से क्या की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। तो आपकी ई की वैल्यू क्या की वैल्यू इसमें वैल्यू रख दीजिए क्या होगी, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में रो बाय में 4 पाई अपसाइलन इंटू में आर स्क्वायर। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, R1 बच जाएगा, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, आर रो बाई में अपसाइलन 3 अपसाइलन बाई में 3 अपसाइलन, क्योंकि ये 4/3 यहाँ था तो ये आपका 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आर रो बाई में 3 अपसाइलन। अब ई की ये किसकी वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो यहां से आपको क्लियरली दिखाई देता है कि दिस इंप्लाइज दैट ई इज इनवर्सली ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर अगर आप कोई भी गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हो तो उसकी किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि आर जैसे हमने डिस्टेंस मान ली पी पॉइंट की, तो उससे सेंटर से जो डिस्टेंस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी, ठीक है। अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये पी पॉइंट है जो यहां पर चला जाता है सरफेस के ऊपर। अगर ये सरफेस के ऊपर चला जाएगा तो इसमें सरफेस के ऊपर जाने के बाद जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी आपका आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे इंटू रो बाई में 3 अपसाइलन, ठीक है। तो यहां पर ये आर की वैल्यू है जो ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी स्फीयर के लिए। अब ये इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या बन जाएगी, मैक्सिमम बन जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी जो वो क्या बन जाएगी, मैक्सिमम, ठीक है। अब कल जैसे हमने पढ़ा था कि आउटसाइड दी स्फीयर स्पेरिकल सेल चार्ज जो आपका यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड जो स्पेरिकल सेल था उससे बाहर कोई पॉइंट होगा तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आया था। तो ई क्या आया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आया था, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपके पास आ गई कि जब आपका क्या है आर लेस है किससे, कैपिटल आर से, तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। दूसरा पॉइंट, जब आपका आर क्या है कैपिटल आर के इक्वल है तो ई क्या आई है, मैक्सिमम आई है। और तीसरा पॉइंट क्या होगा कि जब आर आपका ग्रेटर देन कैपिटल आर है तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यानी कि ये 3 पॉइंट्स हमने यहां पर कंसिडर किए हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हमने यहां पर कंसिडर किए हैं, क्लियर है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को लेके वेरिएशन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, उस ग्राफ से हमें पता लगेगा कि ई कैसे वेरी करती है आर के विद रिस्पेक्ट टू में। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमने मान लेते हैं कि ये आर है, वाई एक्सिस के अलोंग हम मान लेते हैं कि आपका क्या है, ई है, ठीक है। यहां पर क्या है, ये ओरिजिन यानी कि सेंटर है। तो अब आपने जब देखा कि जब तक आर लेस देन थी क्या किससे, कैपिटल आर से, तब तक तो वो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। जैसे ही वो क्या हो गई भी आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो गया तो इसका मतलब ई आपकी क्या आई, मैक्सिमम आई, ठीक है। और जैसे ही आपका आर है जो स्मॉल आर कैपिटल आर से ज्यादा हो जाता है तो उसके बाद इंटेंसिटी क्या करना शुरू कर देती है, डिक्रीज करना शुरू कर देती है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या थी, आर स्क्वायर थी, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के लिए ये ग्राफ आएगा, वेरिएशन आएगा। यहाँ आपका आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाता है तो ई मैक्सिमम हो जाती है। और यहाँ पर ये ग्राफ जो आपका आया है ये किसके लिए आया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के लिए आया है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ग्राफ आएगा, यानी कि वेरिएशन है जो वो आपका आता है किसका भी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ठीक है। तो क्लियर है यहां तक ये पॉइंट। तो ये था जी आपका कि किसी भी सॉलिड जो आपका नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, चार्ज सॉलिड स्फीयर है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आपने अप्लाई जो करना है वो गाउसियन थ्योरम ही अप्लाई करनी है।
उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है जी हमारा सिंपल वेरिफिकेशन ऑफ गोस थ्रो। सिंपल वेरिफिकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। अब देखिए सिंपल वेरिफिकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के लिए क्या करते हैं हम कंसीडर करते हैं, जैसे हमने कल किया था होलो स्फीयर के लिए, तो आपका इनसाइड एक चार्ज एनक्लोज को रहा था, कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है इनसाइड द स्फीयर, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो क्या बन गई थी, जीरो बन गई थी। तो उसी तरह से हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक लॉन्ग सिलेंडर है जिसके आपके तीन सरफेस आप कंसीडर करते हो, ये फर्स्ट और सेकंड सरफेस हम कंसीडर करते हैं, और यहां पर ये थर्ड सरफेस हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो जो आपका कर्व सरफेस है इसमें, अब इस पॉइंट पे और इस पे जो ये सरफेस कंसीडर किए हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पर एन कैप इस तरह से रेडियल आउटवर्ड लगेगा, यहाँ पर आपका आउटवर्ड लगेगा। ठीक है, नॉर्मल जो है आपका वो एन कैप इस तरह से परपेंडिकुलर नॉर्मल है जो, तो यहाँ पर इस सरफेस पे आपका इस तरह से एन कैप जो लगता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो इस सिलेंडर की, तो वो अलोंग दी एक्सिस है और वो क्या है, रेडियली आउटवर्ड है। ठीक है, तो यानी कि यहां पर आपकी क्या लगी हुई है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो लगी हुई है रेडियली आउटवर्ड। अब देखिए उसके बाद हमने यहां पर हर एक सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। हम मान लेते हैं कि ये S1 सरफेस है, ये क्या है S2 सरफेस है, ये आपका क्या है S3 सरफेस है। ठीक है, तो ये S3 सरफेस है। तो इसके लिए आपने यहां मान लिया कि φ1 फ्लक्स आएगा, यहाँ पर φ2 फ्लक्स आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, φ3 फ्लक्स है जो आएगा। ठीक है, तो φ1 फ्लक्स की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगी आपकी E ds स्मॉल एरिया। ठीक है, तो यानी कि आपने यहाँ पर क्या मान लिया, ds1 मान लिया, या हमने इसको स्मॉल एरिया को क्या मान लिया, S1 मान लिया। ठीक है, इसी तरह से φ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ES2 हो जाएगा, और φ3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ES3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ आपने एक चीज कंसीडर देखनी है, यहाँ ध्यान रखनी है, पॉइंट आउट करनी है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एन कैप है जो, वो एक दूसरे के क्या लगे हुए हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन के लिए यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ES2 है जो, वो आपका क्या लगा हुआ है, इस पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप ES3 निकालोगे, तो यानी कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ, तो ये आप किसके लिए निकाल रहे हो, 3 के लिए निकाल रहे हो। ठीक है, तो φE निकाल लेंगे जब इसका, तो वो क्या होगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट में ds3 हो जाएगा। ठीक है, अब E और ds3 है जो, इसमें साथ में क्या लेंगे हम, यहाँ इसकी ds की एन कैप, ठीक है, इंटू में ds3, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब E और एन कैप है जो, वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब थीटा कितना है, 90 डिग्री है, और हमें पता है कि कोस 90 कितना होता है भाई, 0 होता है। तो इसलिए जो आपका φE आएगा, ठीक है, या φ3 आएगा जो, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, φ3 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब हम यहां से इन दोनों सरफेसेज के लिए, क्योंकि ये दोनों सरफेस क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है, इनका एरिया इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, S1 को S2 के बराबर लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि वो क्या है, कॉमनली S है। ठीक है, तो जब आप टोटल फ्लक्स निकालोगे फर्स्ट और सेकंड सरफेस के लिए, यानी कि सिलेंडर के लिए, सरफेसेज के लिए, तो आपका φ1 प्लस में φ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -ES प्लस ES, क्योंकि ये S1 के लिए है, ये S2 के लिए है, S1 और S2 दोनों बराबर है S के। ठीक है, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल फ्लक्स φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें यहां से ये पता लगा कि जो आपका टोटल चार्ज एनक्लोज्ड होगा, ठीक है, किसी भी सिलेंडर के अंदर, ठीक है, ये सॉरी, कोई भी चार्ज एनक्लोज, नो चार्ज इज एनक्लोज थ्रू द सिलेंडर, देन टोटल फ्लक्स फॉर द सिलेंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब हमने कल यही चीज पढ़ी थी, गॉसियन जो थ्योरम हमने पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग ये कि अगर आपका चार्ज क्या था,
फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस था, जो किसके बराबर आया था, क्या बाई में अपसाइल नॉट आया था। इफ क्या इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो फाई ई भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गाउसियन थ्योरम। ठीक है, तो वही आपकी गाउसियन थ्योरम की आपकी सिंपल वेरिफिकेशन हमने की है कि हमने क्या लिया, एक सिलेंडर लिया जो आपका क्लोज सिलेंडर है, इसके अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए हर एक पॉइंट पे जो फ्लक्स आएगा, यानी कि टोटल जो फ्लक्स आएगा वो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने टोटल फ्लक्स इसका निकाल दिया, कंसिडर कर लिया, तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, तो थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ गोस्ट थ्योरम, ये आसानी है, आप कर लोगे आसानी से। एप्लीकेशन ऑफ गोस्ट थ्योरम, जो आपका एप्लीकेशन ऑफ गोस्ट थ्योरम में हम करेंगे फील्ड इंटेंसिटी, जो फील्ड है वो निकालते हैं हम किसकी वजह से, जो आपका इनफाइनाइटली एक लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली जो आपकी चार्ज वायर है। ठीक है, एक आपकी क्या है, तो आप क्या निकालोगे, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली long straight charged वायर, एक लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर के द्वारा की वजह से आप क्या निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये किसके लिए आएगी, एप्लीकेशन ऑफ गाउस थ्योरम। ठीक है, ये किसके अंदर कंसीडर होगी, एप्लीकेशन ऑफ गाउस थ्योरम। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, जो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर है, जो यानी कि एक लॉन्ग चार्ज वायर है, उसके लिए हम कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं कि हम एक सरफेस या कर्व सरफेस है जो वो कंसीडर करते हैं लॉन्ग स्ट्रेट, जो आपका इनफाइनाइटली चार्ज वायर है, चार्ज वायर है, यूनिफॉर्मली वो क्या है, चार्ज है। तो इस तरह से आपका जो आपका यूनिट चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड इसके ऊपर होगा यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अब हम कंसीडर करते हैं कि कोई भी एक पॉइंट है जो आर डिस्टेंस पे है इसके सेंटर से। ठीक है, तो इस आर डिस्टेंस पे जो पी पॉइंट है इसके अलोंग आपका मान लेते हैं, यहां पर दो एलिमेंट मान लेते हैं हम, लाइन एलिमेंट, एक P1 कंसीडर कर देते हैं, एक आपका P2 कंसीडर कर लेते हैं, और ये दोनों क्या है, यहां से सेम डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इसकी वजह से P1 की वजह से जो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी वो इस तरह से लगेगी, इस P2 की वजह से जो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी वो इस तरह से लगेगी, यानी कि वो क्या होगी, इस तरह से आएगी आपकी E2। ठीक है, P1 की वजह से E1 और P2 की वजह से E2। और ओवरऑल अगर हम इंटेंसिटी देखें तो जो इस वायर के कर्व सरफेस की वजह से लगेगी वो क्या लगेगी आपकी, इस तरह से लगेगी E। ठीक है, OP की अलोंग यानी कि R के अलोंग लगेगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस E के कंपोनेंट्स हैं जो वो ले लेते हैं, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लगेगा और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लगेगा, यानी कि जो आपकी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ E, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चार्ज है जो उसके अलोंग आपकी, यानी कि इस एक्सिस के अलोंग जो आपका कंपोनेंट्स लगते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, वो ये लगेंगे। अब ये कंपोनेंट है जो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे और क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से इनका रिजल्टेंट है जो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो वो सिर्फ किसकी वजह से लगी, इस आर डिस्टेंस की वजह से लगी, और कैसे लगी, रेडियली आउटवर्ड। कैसे लगी, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, रेडियल बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, रेडियल। ठीक है, तो यानी कि आपका ये क्या लगेगी, रेडियली आउटवर्ड लगेगी सरफेस से, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, रेडियल बोल रहे हैं। किसके अलोंग लगेगी, इस ओपी के अलोंग लगेगी, यानी कि आर के अलोंग लगती है। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पर देखना है कि ये आपकी रेडियली कैसे लगी है, रेडियली आउटवर्ड क्यों लगी है, तो हमने वो चीज यहाँ पर कंसिडर की कि इसके जो कंपोनेंट हैं, ये कंपोनेंट जो इसके अलोंग है वो तो क्या हो जाएंगे,
आपके एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो उनका रिजल्टेंट तो क्या होगा, 0। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगी, अब वो किसकी वजह से लगी, इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की वजह से, यानी कि इस डिस्टेंस की वजह से जो ओ से पी पॉइंट की है, ठीक है। तो वो क्या लगेगी जी, आपकी ओपी के अलोंग लगेगी, ई के अलोंग लगेगी। तो इसलिए आपका वो क्या है, ये रेडियल डिस्टेंस आएगी, तो इसलिए ये आउटवर्ड लगी है, तो ये क्या लगेगी, रेडियली आउटवर्ड लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये चीज समझनी है कि वो रेडियली आउटवर्ड क्यों लगी, क्योंकि यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो वो क्या हो गए, 0 हो गए ये कंपोनेंट्स, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। तो इसलिए आपका इसके अलोंग सिर्फ क्या लगी है, ये लगी है रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। पहले हमने ये चीज यहाँ पर समझ ली है। अब उसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है। इस वायर की लेंथ है जो हम मान लेते हैं कितनी है, L है। अब इस वायर की जो एक्सिस है वो आपकी इनफाइनाइटली है, इस तरह से, ठीक है। ये इसके सेंटर पॉइंट्स होंगे। अब इसके अलावा देखिए, यहां इस सरफेस पे जो एन कैप लगेगा वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, आउटवर्ड होगा। यहां पर जो आपका इसके अलावा लगेगा सरफेस के अलावा, तो वो आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो आपका सरफेस कर्व्ड सरफेस है जो, उसके ऊपर जो आपका नॉर्मल वेक्टर लगता है, तो वो किस तरह से लगेगा, आउटवर्ड। इसी तरह से इसके लिए भी आउटवर्ड, यहां इसके लिए क्या लगेगा, आउटवर्ड इस तरह से लगेगा लोअर पोर्शन के लिए, ठीक है। इस सरफेस के लिए आउटवर्ड इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे आपका क्या लगता है, एंड कैप रेडियली आउटवर्ड लगता है। हम यहां पर एक कंसीडर करते हैं कि लाइन एलिमेंट है आपके पास पी, इस कर्व सरफेस के ऊपर हमने क्या किया, एक लाइन एलिमेंट ले लिया पी, ठीक है। जो आपका लाइन एलिमेंट है, जो उसका एरिया है जो वो कितना है, ds है। अब यहां देखिए क्या चीज कंसीडर कर रहे हैं हम, सिलेंडर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो सिलेंडर की जो चार्ज डेंसिटी लेंगे वो क्या लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी लेंगे वो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेंगे, यानी कि लैम्डा जिसको हम बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज जो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ओवर ए लाइन एलिमेंट, ठीक है। तो उसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ds आपकी क्या है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट आपने ले लिया, लीनियर एलिमेंट ले लिया जिसपे आपका चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन यहाँ आपका टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो यूनिफॉर्मली इस तरह से वायर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो एट दी एक्सिस, ठीक है। हम उसको कंसीडर करेंगे, वो आपका क्या है, एट दी एक्सिस। बात देखिए, जो आपने यहाँ ds कंपोनेंट लिया है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगी है वो आपकी, जैसे हमने ये किया था ना, तो ये मान लेते हैं सेंटर है, तो ये P है, तो ये OP के अलोंग, बस इसी का ये क्या है, इक्विवेलेंट फिगर हम बना रहे हैं, ठीक है। तो OP यानी कि इसके अलोंग आपका क्या लगेगा, रेडियली आउटवर्ड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगती है, ठीक है। ये हम कंसीडर कर लेते हैं कि इसकी रेडियस है जो वो कितनी है, आपकी R है। इस सिलेंडर की रेडियस है जो वो कितनी है, R है। तो इस R के अलोंग आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड आपका क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब इसी डायरेक्शन में आपका क्या है, एन कैप है, तो इसका मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में एन कैप है, तो ये आपस में क्या है, एक दूसरे के साथ अलोंग है, तो इसका मतलब इनके बीच में एंगल क्या है, 0, ठीक है। इनके बीच में एंगल क्या है जी, आपका 0 है। अब इस L डिस्टेंस के लिए तो मैं ये रब कर रहा हूं, क्योंकि इसी का इक्विवेलेंट सर्किट अब हमने यहां बना। अब देखिए, अब यहां से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है स्पीड पॉइंट पे इस लाइन एलिमेंट के लिए, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्पीड पॉइंट पे कितनी आएगी वो चीज हमने कंसीडर करनी है। तो यहाँ पर गाउसियन थ्योरम हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या आएगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds,
ठीक है। अब यहाँ पर हम सरफेस एरिया नहीं ले रहे बल्कि क्या ले रहे हैं, लाइन एलिमेंट ले रहे हैं। तो उस लाइन एलिमेंट के लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, उसको कंसीडर करते हो तो ई आप बाहर ले लेते हो, तो अंदर क्या बचा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस बचा जी आपका, ठीक है। क्योंकि आपका यहाँ से क्या है, एन कैप है जो, ई और एन कैप है जो, वो क्या लेते हैं, इस तरह से ले लेते हैं। चलो इसको मैं कंसीडर करूंगा आप इस तरह से, ठीक है। अब जो एन कैप और ई है ये आपके अलोंग है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोस 0 होगा, ठीक है। क्या होगा, क्योंकि आपका ई कैप, ई और एन कैप है जो, वो क्या है, अलोंग, एक दूसरे की डायरेक्शन के अलोंग है, तो इसका मतलब एंगल क्या हो जाएगा, 0। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा अगर ये सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर कोस 0 आ जाएगा। तो कोस 0 कितना होता है जी, 1 होता है। कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो आपका क्या आ जाएगा, ये ई इंटू में 1, एन कैप की वैल्यू भी 1 और कोस 0 की वैल्यू भी 1, ई इंटू में क्या आ गया, ds, ठीक है, इंटू में क्या आ गया, ds। अब ये ds जो है हमारे पास, वो क्या है, एक लाइन एलिमेंट है, ठीक है। तो उस लाइन एलिमेंट की, क्योंकि ये देखिए ये इस तरह से सिलेंड्रिकल है आर रेडियस के साथ, तो वो भी क्या होगा, सिलेंड्रिकल ही होगा आर रेडियस के साथ। तो उसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो होल सिलेंड्रिकल ही निकल जाएगा वो। तो उसके लिए आपका जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, 2 पाई आर एल, ई इंटू में क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एल, ठीक है। यानी कि ये ds की वैल्यू आएगी होल सरफेस के लिए या होल लेंथ के लिए, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी हम इसकी कंसीडर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपकी 2 पाई आर एल आपका, ठीक है। तो यहां से किसकी वैल्यू निकली, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब जो आपका चार्ज एनक्लोज होगा सिलेंडर के अंदर, चार्ज एनक्लोज होगा जो इनसाइड द सिलेंडर या इन द सिलेंडर, तो वो देखिए किसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से वो किसके बराबर होगा, देखिए पहले इसकी क्या है, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू में लेंथ ऑफ एलिमेंट दैट इज एल, ठीक है। तो टोटल लेंथ तो एल होगी ना आपकी, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितनी होगी आपकी, इसकी एल, बिकॉज लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आता था, क्यू बाई एल आता था। दिस इंप्लाइज दैट क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इनटू में एल हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद यहां ये वैल्यू जो आई है ये क्यू की आई है, और ई की वैल्यू हमें पता है, यहां से जो पाई ई की वैल्यू है वो आपकी ई आती है, और ई की वैल्यू हमें पता है जी, आपकी ई की वैल्यू है जो किसके बराबर होती है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं ये आपकी पाई ई है जो अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ या गॉसियन थ्योरम आपकी ये क्या आती है, क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट आती है, ठीक है। पाई ई इज इक्वल टू क्या आती है, क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट आती है। तो यहां पर आप क्या कर लोगे, जो आपकी पाई ई की वैल्यू आई है वो वैल्यू रख दीजिए, क्या ई इंटू में 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू की वैल्यू क्या आई, लैम्डा एल, तो लैम्डा एल बाई में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अब इसको आप क्या करोगे, यहां से एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू आप निकाल सकते हो या ई इज इक्वल टू, क्योंकि हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो ई इज इक्वल टू इसको इधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा जी आपका, लैम्डा बाई में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर, लैम्डा बाई में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी किसके लिए, जो आपके एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर है, और जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है, एट दी एक्सिस, ठीक है, ऑफ दी सिलेंड्रिकल वायर या लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब यहां से आपको एक चीज दिया गई, किसी भी आपका जो सिलेंडर है उसके लिए लीनियर चार्ज इंटेंसिटी और ये जो वैल्यू है ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा जी आपका आर, ठीक है, यानी कि रेडियस ऑफ सिलेंडर जो आपकी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कह रहे हैं इसको एक्सिस से, तो उसके क्या होगा, ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा ये आपका ये डिस्टेंस जितनी कम होगी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी। ये जितनी ज्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उतनी ही आपकी ई है जो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से क्या है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ है,
क्या आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ। तो अगर हम ग्राफ बनाए इसके, ठीक है, तो ई और आर का ग्राफ बनाए तो वो क्या आएगा आपका इस तरह से, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। वो क्या आएगा इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, क्योंकि आपका वो क्या हो रहा है, जैसे जैसे आर बढ़ रही है तो ई क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, इनवर्सली। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पर कंसीडर की कि अगर आपका देखिए अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड है जो किसी भी पॉइंट के ऊपर, या आपका कोई भी पॉइंट हम चूज कर लेते हैं, तो उसके ऊपर वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा या रेडियली इनवर्ड होगा, तो वो डिपेंड करता है आपका किस पे भी, इस लैम्डा पे, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि लैम्डा पे। अब कैसे डिपेंड करता है, देखिए अगर आपका लैम्डा है जो वो ग्रेटर देन 0 होगा, लैम्डा क्या होगा, ग्रेटर देन 0, दैट इज लैम्डा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो जो यहां से आप क्या होगी वैल्यू निकालोगे, एल तो पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो आपका लैम्डा है जो ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज के लिए हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो वो क्या लगेगी, ई है जो वो क्या लगेगी, रेडियली आउटवर्ड लगेगी। वो क्या लगेगी, रेडियली आउटवर्ड। और अगर आपका लैम्डा क्या होगा, लेस देन 0 होगा, तो ई है जो, क्योंकि लेस देन 0 इसका मतलब नेगेटिव चला गई वैल्यू। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो गया, क्या वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव के लिए आपने बताया है रेडियली इनवर्ड। ठीक है, तो जो आपकी ई लगेगी वो क्या लगेगी, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, तो ये सब था जी आपका एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के अंदर, जिसमें फील्ड ड्यू टू द अपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर या चार्ज वायर है जो निकाला है, कंसिडर। ठीक है, तो रेडियली आउटवर्ड लगेगा, रेडियली इनवर्ड लगेगा, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ई के कंपोनेंट्स है जो, ठीक है, जो अलोंग दी आपकी एक्सिस लगे हुए हैं, तो वो क्या हो रहे हैं, आपके एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर सकते हैं हम उसको। तो ये जो कंपोनेंट है ना ई के, ये जो कंपोनेंट है ई के, एक इस डायरेक्शन में लगा है, एक अपोजिट में इस डायरेक्शन में लगा है, इक्वल लगे हैं, तो इसलिए ये तो क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो सिर्फ आपका इसके अलोंग, जो ओपी के अलोंग आपका रेडियली जो आउटवर्ड है जो कंपोनेंट लगा है वो लगेगा। ठीक है, तो रेडियली आउटवर्ड होगा। अगर यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज कर देते हैं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो ये क्या हो जाएगी, रेडियली इनवर्ड। अगर यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज इस तरह से, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब रेडियली इनवर्ड, और अगर आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या लगेगा, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, अब वो किसी स्ट्रेट वायर के लिए डिपेंड किस पे करेगा, लैम्डा पे, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब रेडियली आउटवर्ड, और अगर वो लेस देन 0 है तो इसका मतलब रेडियली इनवर्ड। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जो जितने भी ये टॉपिक करवाए हैं 2 या 3 आज के, ठीक है, तो वो आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें। ठीक है, और अपने चैनल को बार बार आपको रिपीट ना करना पड़े कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, या उस पर कमेंट कीजिए, या उसको शेयर कीजिए। ठीक है, तो आपको अपना फर्ज है कि आप अपने साथियों तक उसको पहुंचाओ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कराओगे तो आपको नोटिफिकेशन है जो वो मिलती रहेगी। ठीक है, बेल आइकन दबा के। थैंक यू। तो आज के लिए इतने काफी है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स में करते हैं। तो कल आपका ये चैप्टर जो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मतलब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।